नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज, विजयी दल भाजपा में बैठकों का दौर शुरू। अमित शाह के बाद शाम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी बुलाई बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा मंजूर। नई सरकार के गठन होने तक रहेंगी पद पर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर, 2 जवान भी शहीद, 2 अन्य घायल। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में बताई बड़ी सफलता। और कटक वनडे में 7 विकेट पर इंग्लैंड ने बनाए 286 रन। बेन और जो रूट ने खेली अर्धशतकीय पारी। जडेजा ने लिए 2 विकेट। भारत के सामने अब जीत का लक्ष्य। हेडलाइन के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में नई सरकार के बारे में हलचल की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली की बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बीच एलजी को औपचारिक तौर पर पत्र लिखकर नवनिर्वाचित भाजपा के 48 विधायकों सहित दिल्ली के सांसदों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी इसमें मौजूद रहे। और उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मालेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नई सरकार के गठन होने तक उन्हें इसी पद पर बने रहने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा 3 मंत्रियों गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने जीत के साथ पार्टी की कुछ हद तक साख कायम रख ली। कालकाजी विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी आप की प्रमुख रणनीतिकार आतिशी ने भाजपा के रमेश विधुड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराया है। और इस बीच दिल्ली की 7वीं विधानसभा भंग कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 तो भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पुडुचेरी की पूर्व एलजी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे। एलिगेशंस का जमाना कल तक खत्म हो गया। अब मेरा समझती हूँ कि लोग चाह रहे हैं अब आगे चलो
और हमें सुधार दो, स्वच्छता दो, सिविक कम्युनिटीज़ दो, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी दो, हमें ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट दो। मैं ही समझती हूँ ये एक विश्वास वापस मांग रही है दिल्ली की सरकार, और दिल्ली चाह रही है कि अब और गिराओ मत, इसको प्रॉपर राजधानी बनाओ, जाकि एक एग्जाम्पल बने दुनिया के लिए। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से पार्टी विधायक और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। जीत होते ही भाजपा के मुस्तफाबाद सीट से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। नया नाम शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है। और मोहन सिंह बिष्ट से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने, जिसमें उन्होंने बातचीत में इस बात का ऐलान किया है कि मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। दिल्ली में 6 बार से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ जानना चाहता हूं कि इतना कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, सबसे ज़्यादा वोटिंग दिल्ली में यहाँ से हुई और कहा जा रहा था कि एक तरफ वोट जा रहा है, उसके बावजूद ये जो परिणाम देखने वाले आए हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं आप। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद की जनता जनार्दन को, मैं देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। मैं 1998 से लेकर 2008 तक यहाँ का विधायक था, और विधायक होने के बाद मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिसका आज मुझे ये आशीर्वाद के रूप में यहाँ फिर दोबारा से जनता जनार्दन ने चुना है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये जीत जनता की है और मेरी पार्टी हाईकमान की है। मुस्तफाबाद को लेकर के आपने एक बीच में एक चर्चा भी छेड़ी थी उसको शिव विहार बनाने की, और साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी सारी वादे आपने किए हैं, तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? ना, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र के अंतर्गत 2026 के परिष्मन में तो मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा। शिव विहार क्यों नहीं, शिवपुरी क्यों नहीं? जब हिंदू आबादी इतनी है तो तुम उनको एक ही वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए मुस्तफाबाद क्यों रखना चाहते हैं? मुस्तफाबाद से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, जो यहाँ के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, और उनके मनों के अंदर जब शिव विहार और शिवपुरी नाम आता तो निश्चित रूप से उनको अपने अंदरली से लगाव का एहसास होता है, और जैसे ही मुस्तफाबाद का नाम सुनते हैं तो वो बहुत पीछे हट जाते हैं। मैं क्योंकि परिष्मन के बाद निश्चित रूप से इस नाम को बदलने का प्रयास करूँगा। और डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन से काम होने वाले हैं? डेवलपमेंट लेने के साथ जैसे पीने का पानी हो, सड़कों का निर्माण हो, यहाँ पे पेरीफेरल एक रोड का निर्माण हो, जिससे ये लोगों को लगे हम दिल्ली के अंदर रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी, लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। पलायन के बाद वहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है, ऐसा मेरा मानना। तो मोहन सिंह बिष्ट जी का कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे हैं, और मुस्तफाबाद के डेवलपमेंट को लेकर के भी जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उस रणनीति पे वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर विकास की गारंटी किसी की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की है। लोग थोड़े समय के लिए जनता को फुसलाकर अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगातार झूठ बोलकर अपना काम चलाया है। लंबे समय तक विकास की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की है। ये लोग थोड़े समय के लिए लोगों को बरगला करके, फुसला करके अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। और ये जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है।
और दूसरी बड़ी खबर, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 1 और एसटीएफ के 1 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हुए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। बस्तर के आईजी सुंदर राज ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए और 2 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान की इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। अभी दोनों जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। और इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ का, एक डीआरजी का शहादत हो गई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर देना है। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 65 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए, जिनमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं। वहीं बीते वर्ष कुल 219 नक्सली मारे गए थे। देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। HAL हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रक्षा मंत्री ने HAL की अत्याधुनिक LCA Mk-1A उत्पादन सुविधा का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि तेजस Mk-1A देश का गौरव है, जो आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि Mk-1A कई उन्नत सुविधाओं के साथ LCA Mk-1 का उन्नत संस्करण है। LCA एक बहुउद्देशीय विमान है जो आक्रामक हवाई हमले, नजदीकी लड़ाइयों और जमीनी हमले के लिए सक्षम है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में मदनी मस्जिद के सरकारी जमीन और स्वीकृत नक्शे से अधिक बने हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। हाटा के हिंदूवादी नेता राम बचन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी। इसके बाद ही हाटा राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन और मस्जिद की पैमाइश के बाद स्वीकृत नक्शे से अधिक बने मस्जिद के हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।
इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने 17 तारीख को हमारे प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लिया और उस पर उन्होंने निर्देश किया कि देखो भाई सच्चाई क्या है, शासन प्रशासन के लोग लग के उसकी नप्पी उप्पी कराए। आज जो परिणाम आपके सामने है यह एक सच्चाई की जीत का नमूना आपके सामने पेश है। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां एक बम का सेल मिला है। जानकारी के अनुसार रिहायशी इलाके में संदिग्ध बम का खोल की खबर के बाद मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इस बारे में जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के बाद देश के सभी संकल्प अब पूरे हो रहे हैं। सीएए और यूसीसी लागू करने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही हुई है। यूसीसी की गंगा देश को जल जीवन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बनाई है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो और सीएए का कानून लागू करना हो या यूसीसी देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरह, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को परिचालित करने की दिशा में आज मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच के अतिरिक्त 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ किया गया। ट्रायल के दौरान सिविल संरचना की अनुकूलता की जांच करने के लिए नमो भारत ट्रेनों को आरंभ में मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। 6 किलोमीटर के इस अतिरिक्त खंड में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन के अलावा परतापुर और रेठानी के 2 मेट्रो स्टेशन भी होंगे। इस खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को न्यू अशोकनगर और शताब्दी नगर के बीच तेज और कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, जिससे 61 किलोमीटर की इस यात्रा में लगने वाला समय 45 मिनट से भी कम हो जाएगा। और महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति शाम 5:45 बजे प्रयागराज से वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ के जैसा ही नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट में शामिल होने के लिए पेरिस जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच फ्रांस के दौरे पर होंगे। एआई एक्शन समिट एआई के भविष्य पर चर्चा करने दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा। भारत फ्रांस संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री की ये यात्रा महत्वपूर्ण होगी। तो डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर अपनी राय साझा की। और
ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय सीधे चलते हैं एरो इंडिया 2025 में, जहां पर कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं। डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा, डीजी एक्विजिशन, ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Friends, I am delighted to be present among all of you in this 15th edition of Aero India. I extend a warm welcome to all my friends from the international, national, regional, and the local media present here. I would like to express my special thanks to Government of Karnataka for their significant role in organizing this Aero India show. In every edition of Aero India, the way you have actively played your role is truly commendable, and I sincerely thank you all for that. It is because of our media friends that Aero India is not confined to just a specific region, but shines across different parts of the country and the world. I am confident that with your contributions, this edition of Aero India will receive even greater identity and acceptance. Friends, as you all know, Aero India is organized every 2 years, and each time this event brings with it new and advanced defense products, technologies, and innovations. It gives us a unique opportunity to closely witness our nation's defense capabilities, the potential of both public and private sectors, and the incredible talent of India. This time as well, we can expect to see remarkable advancement in all facets of defense production in India. Additionally, several new elements have been introduced in this edition, which I will discuss further. I believe that Aero India is not just a showcase of technology and innovation, but it also serves as a source of inspiration for our youth, fostering scientific temperament and a spirit of innovation. Friends, many times, Aero India feels like the Sangam era to me. As we all know, the Sangam era was the golden age of the great poets and writers. The literary works created during that time went on to inspire multiple generations. In the same way, I believe that Aero India will also inspire generations to come, leaving a lasting impact on the world of innovation and technology. Friends, we have all gathered here in Bengaluru for this great confluence. This is a city known for its innovation. Not just Bengaluru, but the entire state of Karnataka has long been a hub of great minds of transformative leaders. The teachings of Karnataka's revered social reformer, Guru Basvanna, continue to inspire us even today. The land of Karnataka is also home to Bharat Ratna Sir M. Visvesvaraya, whose contributions to nation building, infrastructure development, and industrialization have left an indelible mark on India's history. Additionally, I would like to pay tribute to Bengaluru's visionary founder, Kempe Gowdaji. It was his foresight that laid the foundation for one of the world's most dynamic urban centers, which is Bengaluru. Friends, there are countless such great personalities who were born on this sacred land and have made immense contributions to India's development journey. Friends, I am delighted to share with you that today, India's aerospace industry is advancing at a rapid pace. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we have galvanized the entire defense sector, especially the aerospace sector, like never before.
Today we are not only capable of designing. ये सीधा प्रसारण आप बेंगलुरु से देख रहे थे, जहां पर एरो इंडिया 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको इस लाइव पर जाने से पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट में शामिल होने के लिए पेरिस जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री 10 से 12 फरवरी के बीच फ्रांस के दौरे पर होंगे। तो AI एक्शन समिट AI के भविष्य पर चर्चा करने दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा। भारत फ्रांस संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री की ये यात्रा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो DD न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर अपनी राय साझा की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय एम्बेसडर फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला, जो बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है पेरिस में 10 तारीख से लेकर 11 तक। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो 3 दिवसीय 10, 11, 12 तक रहेंगे, फिर 12 को निकल जाएंगे, ये जो दौरा ये डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नेचुरल रैली है, AI समिट, मतलब वहां पे को चेयर का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। एक शायद कहा जा सकता है कि भारत अब आ चुका है विश्व पटल पे। जी, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे AI समिट के लिए आएंगे और उसके बाद में बायलैटरल कंपोनेंट है विजिट का। हम दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, काफ़ी सालों से हैं, 25 सालों से हैं। और AI समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो, या जिस तरीके से AI के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ़ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों देश कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। एक चीज़ से बहुत अहम है, क्योंकि दोनों देश, आपने कहा कि 25 सालों की दोस्ती है, और ये दोस्ती खासतौर से पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा प्रगट हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है? डिफेंस तो है ही, बहुत नेचुरली हम लोग डिफेंस पार्टनर है इंडिया फ्रांस, पर उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इसमें उन पे एक बहुत ज़्यादा इम्पेटस रहेगा? हमारा प्रयास रहा है कि जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है अगले 25 वर्षों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, उसमें पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ें, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा विशाल एरिया है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो उसमें रहते हमारा टैलेंट यहाँ पे आए, किस तरह उनकी संख्या बढ़े, तो फ्रांस की सरकार चाहती है। जैसे हमारे अब तकरीबन अभी 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको बढ़ा के, टैलेंट बढ़ा के तकरीबन 30,000 हो अगले 5 सालों में। और ज़्यादातर फोकस उसका स्टेम एरियाज़ में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। सर, आखिरी सवाल जैसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो विजिट है ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है इन दोनों देशों की दोस्ती के लिए? अगला साल जो है वो ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जाएगा, तो उसमें आशा है कि राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आएंगे। अब उसके लिए तैयारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर कुछ और होगा। तो ये इस तरह के जो मील के पत्थर हैं, ये हमारे दोनों देशों की जो यात्रा है वो आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय एम्बेसडर संजीव सिंगला, बता रहे थे कि दोनों देश बहुत ही गहन तरीके से दोस्ती है, और स्टेम जो पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लेके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को पेरिस पहुंच जाएंगे AI समिट में हिस्सा लेने के लिए। क्या पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। और जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को फ्रांस में AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में रह रहे प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है। तो DD न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य जी ने प्रवासी समुदाय के सदस्यों से ये खास बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फ्रांस में होने वाला है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा से, क्या मानना है उनका प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इंडिया फ्रेंच दोस्ती तो है, लेकिन ये जो है इससे
इंडियन डायस्पोरा को बहुत फायदा मिल रहा है या अभी आपको क्या लग रहा है? 2014 से तो हम देख ही रहे हैं कितना फायदा हो रहा है, बिकॉज उसके पहले जो कॉन्फिडेंस था इंडियंस में वो नहीं था। तो आई थिंक मोदी जी के अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीज़ें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। हमें बहुत ही फक्र है कि हम इंडिया से हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी वो AI समिट के लिए आ रहे हैं फ्रांस, और साथ ही एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं, कहते हैं हम इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हमारे साहिबजादों का जन्मदिन मनाया है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन। ये पहले इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था। जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रांस में सारा लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया लीड करेगा। देश बदल रहा है, देश के साथ लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, और वो इस वजह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है ये इन लोगों पे है, इन लोगों से उन पे आता है। तो ये बात है, भारतीय कहीं पे भी हो, उनको अपने देश से मोहब्बत है, प्यार है, वो दर्शाता है यहाँ पे। कैमरा से राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस से। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड ने भारत के सामने कुल 305 रन का लक्ष्य रखा है। नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल कर रखी है और उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज को जीतने का है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज। विजयी दल भाजपा में बैठकों का दौर शुरू। अमित शाह के बाद शाम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी बुलाई बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा मंजूर। नई सरकार के गठन होने तक रहेंगी पद पर।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर, 2 जवान भी शहीद, 2 अन्य घायल। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में बताई बड़ी सफलता। और कटक वनडे में 7 विकेट पर इंग्लैंड ने बनाए 286 रन। बेन और जो रूट ने खेली अर्धशतकीय पारी। जडेजा ने लिए 2 विकेट। भारत के सामने अब जीत का लक्ष्य। हेडलाइन के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में नई सरकार के बारे में हलचल की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली की बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बीच एलजी को औपचारिक तौर पर पत्र लिखकर नवनिर्वाचित भाजपा के 48 विधायकों सहित दिल्ली के सांसदों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी इसमें मौजूद रहे। और उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मालेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नई सरकार के गठन होने तक उन्हें इसी पद पर बने रहने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा 3 मंत्रियों गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने जीत के साथ पार्टी की कुछ हद तक साख कायम रख ली। कालकाजी विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी आप की प्रमुख रणनीतिकार आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराया है। और इस बीच दिल्ली की 7वीं विधानसभा भंग कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 तो भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पुडुचेरी की पूर्व एलजी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे। एलिगेशंस का जमाना कल तक खत्म हो गया। अब मेरा समझती हूँ कि लोग चाह रहे हैं अब आगे चलो और हमें सुधार दो, स्वच्छता दो, सिविक कम्युनिटीज़ दो, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी दो, हमें ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट दो। मैं ही समझती हूँ ये एक विश्वास वापस मांग रही है दिल्ली की सरकार और दिल्ली चाह रही है कि अब और गिराओ मत, इसको प्रॉपर राजधानी बनाओ जाकि एक एग्जाम्पल बने दुनिया के लिए। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से पार्टी विधायक और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। जीत होते ही भाजपा के मुस्तफाबाद सीट से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। नया नाम शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है।
और मोहन सिंह बिष्ट से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने, जिसमें उन्होंने बातचीत में इस बात का ऐलान किया है कि मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। दिल्ली में 6 बार से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि इतना कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, सबसे ज़्यादा वोटिंग दिल्ली में यहाँ से हुई और कहा जा रहा था कि एक तरफ वोट जा रहा है, उसके बावजूद ये जो परिणाम देखने वाले आए हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं आप। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद की जनता जनार्दन को, मैं देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। मैं 1998 से लेकर 2008 तक यहां का विधायक था और विधायक होने के बाद मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिसका आज मुझे ये आशीर्वाद के रूप में यहाँ फिर दोबारा से जनता जनार्दन ने चुना है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये जीत जनता की है और मेरी पार्टी हाईकमान की है। मुस्तफाबाद को लेकर के आपने एक बीच में एक चर्चा भी छेड़ी थी उसको श्री विहार बनाने की, और साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी सारी वादे आपने किए हैं, तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? ना, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र के अंतर्गत 2026 के परिष्मन में तो मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा। शिव विहार क्यों नहीं, शिवपुरी क्यों नहीं? जब हिंदू आबादी इतनी है तो तुम उनको एक ही वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए मुस्तफाबाद क्यों रखना चाहते? मुस्तफाबाद से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, जो यहाँ के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं और उनके मनों के अंदर जब शिव विहार और शिवपुरी नाम आता तो निश्चित रूप से उनको अपने अंदरली से लगाव का एहसास होता है, और जैसे ही मुस्तफाबाद का नाम सुनते हैं तो वो बहुत पीछे हट जाते हैं। मैं क्योंकि परिष्मन के बाद निश्चित रूप से इस नाम को बदलने का प्रयास करूंगा। और डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन से काम होने वाले हैं? डेवलपमेंट लेने के साथ जैसे पीने का पानी हो, सड़कों का निर्माण हो, यहाँ पे पेरीफेरल एक रोड का निर्माण हो, जिससे ये लोगों को लगे हम दिल्ली के अंदर रहते। देश की राजधानी दिल्ली में आज तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी, लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। पलायन के बाद वहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है, ऐसा मेरा मानना। तो मोहन सिंह बिष्ट जी का कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे हैं और मुस्तफाबाद के डेवलपमेंट को लेकर के भी जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उस रणनीति पे वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर विकास की गारंटी किसी की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की है। लोग थोड़े समय के लिए जनता को फुसलाकर अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगातार झूठ बोलकर अपना काम चलाया है। लंबे समय तक विकास की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की है। ये लोग थोड़े समय के लिए लोगों को बरगला करके, फुसला करके अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। और ये जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है। और दूसरी बड़ी खबर, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 1 और एसटीएफ के 1 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हुए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। बस्तर के आईजी सुंदर राज ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए और 2 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक
बार सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान की इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। अभी दोनों जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। और इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ का, एक डीआरजी का शहादत हो गई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर देना है। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 65 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए, जिनमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं। वहीं बीते वर्ष कुल 219 नक्सली मारे गए थे। देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। HAL हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रक्षा मंत्री ने HAL की अत्याधुनिक LCA MK-1A उत्पादन सुविधा का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि तेजस MK-1A देश का गौरव है, जो आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि MK-1A कई उन्नत सुविधाओं के साथ LCA MK-1 का उन्नत संस्करण है। LCA एक बहुउद्देशीय विमान है जो आक्रामक हवाई हमले, नजदीकी लड़ाइयों और जमीनी हमले के लिए सक्षम है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में मदनी मस्जिद के सरकारी जमीन और स्वीकृत नक्शे से अधिक बने हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। हाटा के हिंदूवादी नेता राम बचन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी। इसके बाद ही हाटा राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन और मस्जिद की पैमाइश के बाद स्वीकृत नक्शे से अधिक बने मस्जिद के हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने 17 तारीख को हमारे प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लिया और उस पर उन्होंने निर्देश किया कि देखो भाई सच्चाई क्या है, शासन प्रशासन के लोग लग के उसकी नप्पी उपी कराए। आज जो परिणाम आपके सामने है, यह एक सच्चाई की जीत का नमूना आपके सामने पेश है। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां एक बम का सेल मिला है। जानकारी के अनुसार रिहायशी इलाके में संदिग्ध बम का खोल की खबर के बाद मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इस बारे में जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा
कि आज़ादी के बाद देश के सभी संकल्प अब पूरे हो रहे हैं। सीएए और यूसीसी लागू करने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही हुई है। यूसीसी की गंगा देश को जल जीवन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बनाई है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो और सीएए का कानून लागू करना हो या यूसीसी देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरह, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को परिचालित करने की दिशा में आज मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच के अतिरिक्त 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ किया गया। ट्रायल के दौरान सिविल संरचना की अनुकूलता की जांच करने के लिए नमो भारत ट्रेनों को आरंभ में मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। 6 किलोमीटर के इस अतिरिक्त खंड में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन के अलावा परतापुर और रेठानी के 2 मेट्रो स्टेशन भी होंगे। इस खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को न्यू अशोकनगर और शताब्दी नगर के बीच तेज और कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, जिससे 61 किलोमीटर की इस यात्रा में लगने वाला समय 45 मिनट से भी कम हो जाएगा। और महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति शाम 5:45 बजे प्रयागराज से वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ के जैसा ही नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट में शामिल होने के लिए पेरिस जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री 10 से 12 फरवरी के बीच फ्रांस के दौरे पर होंगे। तो एआई एक्शन समिट एआई के भविष्य पर चर्चा करने दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा। भारत फ्रांस संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री की ये यात्रा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर अपनी राय साझा की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय एम्बेसडर फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला, जो बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है पेरिस में 10 तारीख से लेकर 11 तक। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो 3 दिवसीय 10, 11, 12 तक रहेंगे, फिर 12 को निकल जाएंगे, ये जो दौरा ये डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नेचुरल रैली है, एआई समिट, मतलब वहां पे को चेयर का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। एक शायद कहा जा सकता है कि भारत अब आ चुका है विश्व पटल पे। जी, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे एआई समिट के लिए आएंगे और उसके बाद में बायलैटरल कंपोनेंट है विजिट का। हम दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, काफ़ी सालों से हैं, 25 सालों से हैं, और
AI समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो या जिस तरीके से AI के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ़ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो, तो ये सारे कंसर्न्स हैं वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों देश कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। एक चीज़ से बहुत अहम है क्योंकि दोनों देश, आपने कहा कि 25 सालों की दोस्ती है और ये दोस्ती खासतौर से पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा प्रगट हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है? डिफेंस तो है ही, बहुत नेचुरली हम लोग डिफेंस पार्टनर है इंडिया फ्रांस, पर उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इसमें उन पे एक बहुत ज़्यादा इम्पेटस रहेगा? हमारा प्रयास रहा है कि जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है अगले 25 वर्षों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, उसमें पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ें, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा विशाल एरिया है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो उसमें रहते हमारा टैलेंट यहाँ पे आए, किस तरह उनकी संख्या बढ़े, तो फ्रांस की सरकार चाहती है जैसे हमारे तकरीबन अभी 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको बढ़ा के, टैलेंट बढ़ा के तकरीबन 30,000 हो अगले 5 सालों में, और ज़्यादातर फोकस उसका स्टेम एरियाज़ में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। सर, आखिरी सवाल, जैसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो विजिट है ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है इन दोनों देशों की दोस्ती के लिए? अगला साल जो है वो ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जाएगा, तो उसमें आशा है कि राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आएंगे, अब उसके लिए तैयारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर कुछ और होगा। तो ये इस तरह के जो मील के पत्थर हैं ये हमारे दोनों देशों की जो यात्रा है वो आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय एम्बेसडर संजीव सिंगला, बता रहे थे कि दोनों देश बहुत ही गहन तरीके से दोस्ती है और स्टेम जो पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लेके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को पेरिस पहुंच जाएंगे AI समिट में हिस्सा लेने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। और जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को फ्रांस में AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में रह रहे प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है। तो DD न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य जी ने प्रवासी समुदाय के सदस्यों से ये खास बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फ्रांस में होने वाला है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा से, क्या मानना है उनका प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इंडिया फ्रेंच दोस्ती तो है, लेकिन ये जो है इससे इंडियन डायस्पोरा को बहुत फायदा मिल रहा है या अभी आपको क्या लग रहा है? 2014 से तो हम देख ही रहे हैं कितना फायदा हो रहा है, बिकॉज उसके पहले जो कॉन्फिडेंस था इंडियंस में वो नहीं था। तो आई थिंक मोदी जी के अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीज़ें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। हमें बहुत ही फक्र है कि हम इंडिया से हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी वो AI समिट के लिए आ रहे हैं फ्रांस, और साथ ही एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जो जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं, कहते हैं हम इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं, वो सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हमारे साहिबजादों का जन्मदिन मनाया है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन, ये पहले इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था। जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रांस में सारा लोग यही कह रहे हैं कि
इंडिया लीड करेगा। देश बदल रहा है, देश के साथ लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो इस वजह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है ये इन लोगों पे है, इन लोगों से उन पे आता है। तो ये बात है, भारतीय कहीं पे भी हो उनको अपने देश से मोहब्बत है, प्यार है, वो दर्शाता है यहाँ पे। कैमरा से राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस से। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड ने भारत के सामने कुल 305 रन का लक्ष्य रखा है। नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल कर रखी है और उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज को जीतने का है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।